हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 70। इससे पहले ऑलरेडी हमने 69 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती हैं, या फिर मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, या फिर यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण यहाँ देखेंगे कि ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती। अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्कन का पठार शामिल है। यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। वहीं बात करें जून से सितंबर के मध्य में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है। भारत में खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मौसिनराम मेघालय विश्व का ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? लेह में होता है, जो कि लद्दाख की राजधानी भी है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 119 सेंटीमीटर होता है। वहीं बात करें मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी तमिलनाडु, गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, बिहार, झारखंड, गंगा का उत्तरी मैदान, कछार की घाटी, मणिपुर आदि शामिल है। और यहाँ पे देखेंगे कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सरगैसो सागर एक हिस्सा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, आर्कटिक महासागर का, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये है आपका सरगैसो सागर, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं, स्थल रुद्ध देश वह देश होता है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान में देखेंगे कि ये स्थल रुद्ध देश हैं, और पूरे विश्व में बात करें तो कुल मिलाकर के 44 ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं। और अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश के बारे में तो ये उसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान का नाम याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा भू आवेशित देश है या फिर स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? बताना है, अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, ऋषिकेश, देवप्रयाग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है। कहाँ पे? सतोपंथ हिमानी है, ध्यान रखिएगा, सतोपंथ हिमानी। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं, भागीरथी नदी का उद्गम देखेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है ना। जबकि अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सतोपंथ हिमानी है, आपको याद रखनी है। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धौली गंगा का संगम होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, ये तो जानते होंगे आप लोग ना कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का मरुस्थल है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का मरुस्थल है? गोबी, थार, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। वहीं बात करें हम ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल के बारे में तो इसके बारे में याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। वहीं बात करें गोबी के बारे में तो ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और
ग्रेट विक्टोरियन के बारे में याद रख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए। और ये भी ध्यान रख सकते हैं थार मरुस्थल के बारे में, ये थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है, इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल ही है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत दक्षिण एशिया भाग में स्थित है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखनी है। ये भी याद रखिएगा कि भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से ये घिरा हुआ है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत प्रायः भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव, श्रीलंका और एक आपका पाकिस्तान से देखेंगे 7 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, 7 देशों का नाम आपको याद रखनी है। चलिए इसके अलावा अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रेयरी घास का मैदान किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? चावल, गेहूं, मक्का, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है प्रेयरी घास का मैदान गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा वेल्स, डाउन्स, पंपास आदि शब्द जो है ना ये घास के मैदान के से संबंधित होते हैं। वेल्ड आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, घास के मैदान का नाम है ये। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ये भी घास के मैदान का ही नाम है। और पंपास कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, माफ़ कीजिएगा अर्जेंटीना में पंपास। ठीक ना, चलिए। और पुछताछ घास का मैदान कहाँ है? ये हंगरी में है, जो कि कैंटरबरी या शायद बोलते हैं इसको कैंटरबरी पढ़ते हैं, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और वेंजुला में एक लानोस भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 2008 में या 2006 में या 1993 में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को वर्ष 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2006 के आधार पर 24 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करें, 4 की संख्या के बारे में, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के बारे में बात करें तो भारतीय राज्यों में से देखेंगे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को इसमें शामिल किया गया है, या फिर कह सकते शामिल है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है जावा गर्त खालिस्तान में स्थित है। जावा गर्त बताना है सिंपल सा कि किस महासागर में स्थित है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पे जावा गर्त के बारे में बात हो रही है, तो ये जावा ट्रेंच जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और मैरियाना गर्त देखेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और मैरियाना गर्त की गहराई के बारे में बात करें तो ये 11 किलोमीटर या फिर 11,022 मीटर समथिंग है। और प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो प्रशांत महासागर की आकृति आप देखेंगे कि ये त्रिभुजा आकार का है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि कावेरी नदी का बेसिन आंध्र प्रदेश राज्य तक ये फैला हुआ नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका बेसिन क्षेत्र देखने को मिलता है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये कावेरी नदी बेसिन में शामिल नहीं है। चलिए, और ये भी याद रख सकते हैं कावेरी नदी का कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक ना, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी कहा जाता है, और ये इसे कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं, और यह कह सकते हैं कि कपास के लिए यह आदर्श मिट्टी होती है काली मिट्टी। लेकिन इसे स्थानीय तौर पर अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय माफ़ कीजिएगा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। इसे देखेंगे कि काली मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, और काली मिट्टी सूखने पर क्या होती है, इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है ना, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में देखेंगे लोहे, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। और कमी के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का है। अलास्का का क्षेत्रफल इसके बाद के 3 बड़े राज्यों में से टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना के क्षेत्र के योग से भी देखेंगे कि ये बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा अलास्का का क्षेत्रफल इसके बाद जो 3 बड़े जो राज्य हैं, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, मोंटाना है, तीनों का क्षेत्रफल अगर योग करते हैं तो इससे भी ये बड़ा निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलास्का। ठीक है, और यूएसए के बारे में आप लोग जानते होंगे, यूएसए क्षेत्रफल में ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़, तेजपुर, सिलचर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे डिब्रूगढ़ और तेजपुर ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, जबकि सिलचर देखेंगे बराक नदी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है। बताना है, लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है। टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के जलीय ऑक्साइड, सिलिका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा लेटेराइट मृदा में सिलिका रसायन की कमी पाई जाती है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट होता है। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है, ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के झीलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप 7 खारे पानी की एक झील और उथला लैंगून है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के झीलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप 7 खारे पानी की झील, एक झील और उथला लैंगून है। पिछोला झील, चिल्का झील, बड़ी झील, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा के झीलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, ध्यान रखनी है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है, आदि याद रखनी है। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, डियोंग, ब्लैक बक और फिशिंग कैट प्रमुख है, याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिछोला झील कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेंगी। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक है, ये दोनों नदियाँ अरुणाचल प्रदेश और असम में, अर्थात इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ध्यान रखना है भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ देखने को मिलेंगी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं। शुष्क मृदा, कछार मृदा, लाल मृदा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर ये विकसित होती हैं। वहीं बात करें लाल मिट्टी के बारे में, तो ये लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय में ये पाई जाती हैं। लाल मिट्टी अत्यंत ही रंध्रयुक्त होती है, ये भी याद रख सकते हैं। लाल मिट्टी में लौह की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही ये लाल होती हैं। और लाल मिट्टी में देखेंगे कि लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश क्या होता है, अधिक होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है, याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक ये विस्तृत है, फैला हुआ है? गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, गंगा का निचला मैदान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक ये फैला हुआ है। निचले गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है, याद रखनी है। यह क्षेत्र धान और जूट की खेती के लिए बहुत ही विख्यात है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, भारत शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से खाली स्थान से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर याद रखनी है। और अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में देखेंगे कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है, और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है, पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में पंच प्रयाग है? बताना है किस राज्य में पंच प्रयाग है। तो शायद इसका आंसर हम पहले बता दिए थे। आंसर क्या होगा इसका, उत्तराखंड। ध्यान रखना है, पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? तो ये हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, साथ ही साथ देव प्रयाग। पंच प्रयाग कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में, ध्यान रखनी है। पहला तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। इन पांचों को याद रख सकते हैं। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।